नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन, पहले थ्योरिकल फिर न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन की कसम आपको पूरा करा देंगे। आपको सावधानीपूर्वक एक नोट्स तैयार करना होगा, अपने द्वारा हस्तलिखित। यदि आप हमारी बातों को ध्यान देंगे, हमारी भावनाओं को समझेंगे, हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो मैं दावा करता हूं इनकम टैक्स के एक एक क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चुटकियों में आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले थ्योरी लिखनी है, न्यूमेरिकल की चिंता छोड़ देनी है। एक एक न्यूमेरिकल की पूरी वीडियो आपको मिलेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को हिंदी में कहते हैं आयकर। इनकम टैक्स को प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इनकम टैक्स को हिंदी में कहते हैं आयकर। आयकर को प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे आप बीकॉम में पढ़ रहे हो, चाहे आप एमकॉम में पढ़ रहे हो, चाहे आप बीकॉम या एमकॉम के किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पढ़ रहे हो, किसी भी कोने से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इनकम टैक्स का एक ही नियम है, एक ही कानून है। दिमाग में ये मत समझना कि अगली यूनिवर्सिटी में कौन सा इनकम टैक्स लगता है, अगली यूनिवर्सिटी में कौन सा लगता है। हमारी बातों को याद रखिएगा एक एक। मैं आपको किताब दिखा रहा हूँ, एक किताब है आयकर, हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश में भी लिखा है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, विधान एवं लेखे। इस किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ये बीकॉम की किताब है, कि एमकॉम की किताब है, कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या ईयर किसकी किताब है। कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक ही किताब है, एक ही नियम है, एक ही कानून है, कोई अलग नियम कानून नहीं है। हमारी बातों को समझिएगा एक एक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन रहते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर। आपको बताना चाहता हूं, एच.सी. मेहरोत्रा वाली किताब हो आपके पास, एस.पी. गोयल वाली किताब हो आपके पास, साहित्य भवन की किताब हो, एस.बी.पी.डी. साहित्य भवन संजय की किताब हो, राजीव बंसल की किताब हो, राजीव बंसल भी एस.बी.पी.डी. का ग्रुप, साहित्य भवन का ग्रुप है, किसी अदर राइटर की किताब हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, मेरा दावा है। अब हम चलते हैं अपने मिशन पर। आपको एक एक पॉइंट में लिख कर बताऊंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने कभी पढ़ा है। आप यदि सुन भी लेंगे तो मेरा दावा है आप कभी भी भूलेंगे नहीं। हमको सब याद है, हमको सब याद है, जान लीजिए। सब का मतलब है जो जो टॉपिक है इसके, मैं बुक्स की मदद से आपको मैं बताऊंगा, ताकि एक भी पॉइंट आपका डिसमैच ना हो। ठीक है, तो चलते हैं, शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले लिखना है हेडिंग आय
कर से तात्पर्य प्योर हिंदी में बताएंगे। यहाँ पर इंग्लिश की अलग से वीडियोस मिलेंगी, जिनको इंग्लिश में पढ़ना होगा वो वीडियो बन भी चुकी हैं, हमें बनाना भी नहीं है। ठीक है, आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर से तात्पर्य। अपनी कॉपी में लिखिए, बड़ा बड़ा लिखेंगे, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, रटने उठने से कुछ नहीं आएगा, याद रखिएगा हमारी बात। आयकर एक प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा टैक्स वही पेमेंट करेगा, यही का मतलब होता है प्रत्यक्ष। आपके ऊपर लगाया जाएगा, आपके ऊपर लगाया जाएगा, हमारे ऊपर लगाया जाएगा, तो मैं खुद टैक्स को दूंगा। इसीलिए कहा गया है आयकर एक कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। अभी यहां तक पहुंचे हैं। वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार लगाया जाएगा, याद रखिएगा। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। ठीक है, ठीक है। वार्षिक का मतलब वर्ष में एक बार लगाया जाएगा। ठीक है, आपको आगे लिखना है यह प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक वर्ष, हर साल करदाता द्वारा कमाई गई, करदाता द्वारा कमाई गई कुल आय पर, कुल आय का मतलब टोटल इनकम पर, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष करदाता द्वारा कमाई गई कुल आय पर कर लगाया जाता है। समझिएगा, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। इसका मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। प्रत्येक वर्ष करदाता जो पैसा कमाएगा, अभी आगे आपको मिलेगा करदाता के बारे में बताया जाएगा, कुल आय पर, टोटल इनकम पर कर लगाया जाता है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कर योग्य आय का निर्धारण जो कर योग्य आय होगी उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। कर योग्य आय का निर्धारण आयकर अधिनियम द्वारा किया जाएगा। जो कर योग्य आय है, कैसे पता लगेगी कि कर योग्य है कि नहीं है? आयकर अधिनियम के नियमों व कानूनों को प्रावधान में रखते हुए, नियम कानून प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आयकर प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। यह प्रत्येक वर्ष करदाता द्वारा कमाई गई कुल आय पर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण कौन करता है? आयकर अधिनियम द्वारा किया जाता है।
इसके बाद भी टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आयकर, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है एवं वसूला भी जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा। अब आपको जानकारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लिखाऊंगा भी नहीं, केवल ऊपर ऊपर बता देता हूं। भाई आपको समझ में आया, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय एक होता है, वित्त मंत्री जो भी होंगे आप जानते होंगे। वित्त मंत्रालय का एक अलग से विभाग है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, CBDT बोला जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। याद रखिएगा, इतना मैंने बता दिया। केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है एवं वसूला भी जाता है, केंद्र सरकार भी वसूलती है। CBDT प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड होता है, वित्त मंत्रालय का एक अलग से विभाग होता है, IT विभाग जिसका बोलते हैं हम लोग। IT के छापे बहुत पड़ते हैं, आप देखते होंगे। केंद्र सरकार के अधीन आता है IT विभाग, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। आपको जानकारी के लिए ये भी जानना है कि केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा पैसा जो टैक्सों के माध्यम से वसूलती है, टैक्स के माध्यम से, इनकम टैक्स से आता है पैसा। केंद्र सरकार जो भी पैसा वसूलेगी, आधे से अधिक भाग डायरेक्ट टैक्स का, आधे से अधिक भाग इनकम टैक्स के द्वारा ही प्राप्त होता है केंद्र सरकार को। ये सब सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर की विशेषताएं। विशेषताएं, आयकर की, इनकम टैक्स की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले लिखना आपको प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जिस व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा, इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर मतलब जिस व्यक्ति से के ऊपर लगाया जाएगा उसी से वसूला जाएगा। दूसरा नंबर आप रखेंगे केंद्रीय कर। मैंने आपको बताया है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला भी जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर कुल आय पर कर। जो इनकम टैक्स लगाया जाता है व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, ठीक। आपको मैं आगे बताना चाहता हूं कुल आय के बारे में, अभी आपको मैं बताना चाहता हूं। अभी एक हेडिंग लिखी जाएगी आगे कुल आय के बारे में, पेपर में बहुत पूछता है कुल आय, सकल कुल आय, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, पूछता है। तो अभी आप आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर लिखिए कर मुक्त सीमा। ये महत्वपूर्ण है, और जो लोग इनकम टैक्स में कहते हैं कि बदल जाता है मेरे भाई लोग, तो यही चीज़ बदलता है इनकम टैक्स में, कर मुक्त सीमा। और कर मुक्त सीमा क्या है आप ये जान लीजिएगा।
कर मुक्त सीमा है, जैसे सामान्य नागरिक, याद रखना पड़ेगा। और बदल भी जाएगा तो हमारे ऊपर दोष मत मढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में स्पष्ट बता दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक, चाहे महिला हो भैया चाहे पुरुष। अगला होता है अति वरिष्ठ नागरिक। सामान्य नागरिक क्या बोलते हैं? जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। साठ से अधिक, 80 से कम, 80 से अधिक, यही होती है। साफ साफ दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो हमारे ऊपर दोष मत बढ़िएगा। सामान्य नागरिक मतलब 60 वर्ष से कम। अब वहीं जब वीडियो हम बना रहे हैं 2.5 लाख रुपया, ठीक है। 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा कर, मतलब 2.5 लाख रुपये तक अगर कोई कमाएगा तो क्या बोलेंगे? कर मुक्त सीमा। 2.5 लाख से ज़्यादा कमाएगा तो कर योग्य में चला जाएगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए जेके उम्र 60 वर्ष से अधिक है, 80 वर्ष से कम है, जो बुढ़े लोग हो चुके हैं वो भी बहुत पैसा छापते हैं, ये मत समझिएगा। ये लोग ज़्यादा पैसा इनके, लेकिन पैसा ज़्यादा छापते हैं। इनको बता दिया गया कि तुम 3 लाख तक कमाओ तो हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा 3 लाख तक। जो 80 साल से अधिक हैं उनको बता दिया गया आप 5 लाख कमाओ। ये हो कर मुक्त सीमा। इसको क्या बोलते हैं? कर मुक्त सीमा। ये सब पॉइंट है, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा। ना याद हो तो आपकी कमी है, हम तो जो है वो तो डंके की चोट पर काम करते हैं। 5वां नंबर देखो भैया, प्रगतिशील कर की दरें। प्रगतिशील कर की दरों का मतलब क्या होता है? कम कमाओगे तो कम सरकार टैक्स लेगी, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा लेगी। जिसे कम कमाओगे तो कम लेगी, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा लेगी। 2.5 लाख रुपये तक कमाओगे तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% ना, 10 लाख से अधिक 30%। मतलब जैसे जैसे कमाते जाओगे और कमाओगे सरकार और टैक्स लेगी। जैसे जैसे कमाई आपकी बढ़ती जाएगी सरकार का रेट बढ़ता जाएगा, टैक्स नहीं बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ेगा तो बहुत भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, बड़े बड़े चैप्टर आपको मिलेंगे, बड़ी बड़ी सवालें मिलेंगी, जिसमें हम आपको एक एक वीडियो में बताने का काम करेंगे। प्रगतिशील कर की दरों का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का रेट भी ऐसे बढ़ता हुआ, उछाल मारता हुआ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। अब आपको दिखाना चाहते हैं 7वां नंबर के 6ठा नंबर लिखिए, 6ठा नंबर लिखिए, अधिभार। अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज। समझिएगा भैया, सरचार्ज किसे कहते हैं? अधिभार। सरचार्ज का मतलब ज़्यादा कमाओगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स ला देगी सरकार। 50 लाख से ज़्यादा कमाओगे ना, इससे 30% तक नियम लगेगा। अभी पूरा नियम नहीं बताया मैंने। 50 लाख से ज़्यादा कमाओगे तो भाई और टैक्स लगेगी, सरकार ला देगी। 1 करोड़ से ज़्यादा कमाओगे तो और लेगी, 2 करोड़ से ज़्यादा कमाओगे तो और लेगी। मतलब टैक्स, बहुत टैक्स है इंडिया में, आप ये जान लीजिएगा। इंडिया में, अपने भारत में बहुत टैक्स लेती है सरकार, ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बहुत आगे निकालना बताया जाएगा, ठीक है। तो लिखिए अधिभार का मतलब सरचार्ज, और इतना लिख लीजिएगा। 6 के बाद ऐसे लिख लो 7वां, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर। भैया ये टैक्स के ऊपर लगता है, ये भी लगता है टैक्स के ऊपर। 4% तक है सब मिला करके, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर मिला करके। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 4% है। 3% शिक्षा, 1% स्वास्थ्य, तब वो नहीं दुरुस्त हो रही है। जितना टैक्स निकलेगा हालत बहुत ख़राब है, आप भी जान लीजिए। देखें अधिभार, समझिए
अधिभार लगेगा जब 50 लाख से अधिक कोई कमाएगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक अलग रेट है, 1 करोड़ से अधिक 1.5 करोड़ तक अलग रेट है, वो सब अलग रेट आपको आगे मिलेगा। ठीक है। और ये बात सरकार क्या लेगी, जितना टैक्स होगा उस पर शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य उपकर अलग से लो, तब वो हालत ख़राब। आप देखिए, अब आप देखिए अगला कर भार। कर भार, कर भार किसे बोला जाता है? कर भार का मतलब जो कम कमा रहा है उसी कम सरकार टैक्स लेगी, जो ज़्यादा कमा रहा है उसी ज़्यादा सरकार टैक्स लेगी, इसको बोला जाता है कर भार। उसके बाद कहा गया है प्रशासन। प्रशासन 9वां नंबर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, कहीं पर लिखिए। मैंने आपको पहले बता दिया, प्रशासन का मतलब मैंने पहले बता दिया, इनकम टैक्स भारत सरकार का एक मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में एक अलग से डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जी समझ रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाता भी है और वही वसूल भी करता है। और जैसी जेके सरकार रहती है, अब सरकार की बात आती है इसमें, हम किसी सरकार को नहीं कह रहे हैं, चाहे कांग्रेस की कभी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार है, आप समझिएगा, जेके सरकार रहती है वही इसका दुरुपयोग करता है। समझ रहे हैं? जो अगली पार्टी के नेता हैं उनके यहाँ छापा पड़ता है, रेड पड़ती है, यही प्रशासन का, इसीलिए आप सुनते होंगे कहीं कहीं पर, सब हमेशा होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कोई दूध का धुला हुआ है, इसी प्रशासन का मिसयूज करके IT रेट बढ़वाई जाती है, आप समझिएगा ना। प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन एजेंसी है। ठीक है, आप जानते ही नेता लोग के पास ज़्यादा पैसा रहता है। ठीक है, आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये जो पैसा सरकार कमाती है इनकम टैक्स, राज्य और केंद्र दोनों आपस में बांटते हैं इसको। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हमारी बात, समझिए, सब चीज़ लिखने भर का नहीं है। जो इनकम टैक्स से पैसा सरकार कमाएगी, डायरेक्ट टैक्स से सरकार पैसा कमाएगी, वो का केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बांटती है। लेकिन किनको नहीं बांटा जाता? कॉरपोरेट टैक्स। अगर सरकार, केंद्र सरकार कॉरपोरेट कंपनियों के ऊपर टैक्स से कमाती है तो उसको सिर्फ केंद्र सरकार लेगी। अधिभार, सरचार्ज और शिक्षा और स्वास्थ्य वाला पैसा सब केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, आपको मैं आगे बताना चाहता हूँ, अपनी कॉपी में लिखिए कुल आय। ध्यान देना, जब पेपर देने जाओगे तब तो पूछा जाएगा, जब कोई इनकम टैक्स का थोड़ा भी जानकार व्यक्ति मिल जाएगा तब भी पूछा जाएगा कुल आय के बारे में। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिखिए इंग्लिश में, टोटल इनकम। मैंने अभी पीछे बताया आपको, इनकम टैक्स जो लगाया जाता है किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो लगाया जाता है किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। हमारी बातों को ध्यान में रखिएगा। तो आपको आगे के जो चैप्टर पढ़ने भी पड़ेंगे उसमें कुल आय का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, कुल आय का पहला शीर्षक, पहला हेड होता है। इंग्लिशों में याद होना चाहिए, हिंदियों में याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है दूसरा, इनकम फ्रॉम HP, हाउस प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में लिख लो
मकान संपत्ति से आय। तीसरा लिखो, इनकम फ्रॉम बीपी। बीपी मतलब बिजनेस प्रोफेशन, लिख लेना, ठीक है, ठीक है। बीपी मतलब बी मतलब बिजनेस, पी मतलब प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा नंबर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पूंजी लाभ से आय। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अन्य साधनों से आए। आपको जानकारी होनी चाहिए, कुल आय के 5 हेड होते हैं, 5 शीर्षक होते हैं। जो अगर ए ना जाना है वो पेपरे देने मत जाना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखो भाई, बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई इनकम टैक्स में कहा गया है कोई व्यक्ति 5 जगह से पैसा कमाता है, 5। पहला है, कहीं पर नौकरी करोगे तो सैलरी मिलेगी, यानी कि वेतन मिलेगा। और आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स की दृष्टि से मजदूरी और वेतन में कोई भी अंतर नहीं होता। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। मान लीजिए कहीं नौकरी करेंगे तो वेतन मिलेगा, हमारे पास मकान है, किराए पर उठा देंगे कि तो किराया मिलेगा। बिजनेस प्रोफेशन, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है, जैसे माल खरीदता है, माल बेचता है, दुकान है, धंधा है, कारोबार है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ठीक है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको प्रोफेशन में आया जाता है। पूंजी लाभ का मतलब होता है अपनी एसेट्स को बेचने पर जो लाभ होता है। बाकी जो चारों में नहीं आता वो 5 में आता है। भैया लोग, आप लोगों से निवेदन है, जहाँ भी कोचिंग कभी भी पढ़िएगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, 5 हेड जरूर पढ़ लीजिएगा टीचर से। हमारे पास तो आपको पूरा मिलेगा, ये 5 हेड का है, ये टोटल मिलेगा। हमारे पास पूरी सुविधा उपलब्ध है, यही 5 हेड हैं। अब इन 5 जगहों से जो भी पैसा होगा, मान लीजिए कहीं कहीं सब पे होता है, कहीं कहीं होता भी नहीं है सब पे, 1-2 पे होता है, इन सब को जोड़ लेते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है। हिंदी में कहते हैं सकल कुल आय। लेस कर देते हैं, डिडक्शन, कटौती। सेक्शन 80C से 80U की कटौती को जब माइनस कर देते हैं आता है टोटल इनकम। 5 हेड की इनकम को जब जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। 80C से 80U की कटौती को जब घटाया जाता है तो उसे बोला जाता है टोटल इनकम। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा की दृष्टि से आपको बताने जा रहे हैं अब इनकम टैक्स यानी कि आयकर का इतिहास। अपनी कॉपी में ऐसे थोड़ा सा लिखिएगा, आयकर का इतिहास। भाई आयकर आया कब, इसको लाने वाला कौन है, क्यों लाया गया?
आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, 1857 में स्वतंत्रता, आपको पता है भारत एक गुलाम देश था, भारत इंग्लैंड के कब्जे में था, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। तो 1857 में क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने विद्रोह कर दिया। सन 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों ने विद्रोह कर दिया। किस लिए विद्रोह किया इन्होंने? जब जो ब्रिटिश वाले थे यहाँ पर, गाय की जो चर्बी है उसको शायद गोला बारूद में गाय को मार करके यूज करते थे सन 1857 में। तो विरोध किया गया। विरोध करने वालों में मंगल पांडे प्रमुख थे। कौन थे? मंगल पांडे प्रमुख थे। याद रखिएगा, इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 1857 ईस्वी। स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, हमें आज़ादी चाहिए। सेनानियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे प्रमुख सेनानी मंगल पांडे जी थे। इन्होंने जब विद्रोह किया, इन्हों अकेले थोड़ी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे शहीद हो चुके हैं, उनका हम नमन करते हैं। तो गाय की चर्बी से लोग, अंग्रेज लोग गोला बारूद में कुछ उसका यूज करते थे। अब इतना बड़ा जानकार मैं नहीं हूँ क्या करते थे गोला बारूद में। तो भैया जब विद्रोह होगा, कहीं पर आगजनी होगी, कहीं पर कोई संघर्ष होगा एक पक्ष से दूसरे पक्ष के बीच में, तो हानियां होंगी। आप देखते होंगे अभी भी होता है, हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है, विद्रोह भी होता है कहीं कहीं पर हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, तो हानि होती है। उस हानि को पूरा करने के लिए, ठीक है, सर जेम्स विल्सन, अंग्रेज सर जेम्स विल्सन, हानियों को पूरा करने के लिए 1860 में इनकम टैक्स भारत के ऊपर लगा दिया। इनकम टैक्स का मतलब जिस व्यक्ति से पैसा टैक्स लगाया जाएगा उस व्यक्ति के से वसूला जाएगा। आप पढ़ते हैं टैक्स दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पर, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आज के ज़माने में इनकम टैक्स होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है, संपत्ति कर होता है। इनडायरेक्ट में बहुत सारे टैक्स होते थे, भारत सरकार ने उसको एक दिन संशोधन किया, बहुत दिनों से उसकी बात चल रही थी ना, उसको 2017 में क्या कर दिया गया? जीएसटी का नाम दे दिया गया। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स को मिलाकर एक टैक्स कर दिया गया, जिसे जीएसटी का नाम दिया गया। तो आपको क्या याद रखना है मेरे भाई लोग? 1857 में पेपर में कैसे लिख पाएंगे? स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा विद्रोह हुआ, विद्रोह में बहुत सारी हानियां हुई, हानियों की पूर्ति करने के लिए क्या कर दिया गया? सर जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में इनकम टैक्स लगा दिया गया। इनकम टैक्स लगा दिया गया। आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है, आय कर की दरें। याद रखना, यही बदलता है, ठीक है। आयकर की दरें, आयकर की दरों में लिखिए ए में लिखना है सामान्य नागरिक, सामान्य नागरिक।
चाहे महिला हो भैया, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू अविभाजित परिवार हो, समझ रहे हैं, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, व्यक्तियों का संघ हो, व्यक्ति के लिए है आयु। जिसकी आयु 60 वर्ष से कम हो, सामान्य नागरिक जिसकी आयु 60 साल से कम हो। जैसे हम हैं, अभी हम 60 साल के नहीं हैं, ठीक है, तो उसके लिए टैक्स का रेट क्या है लिखना है। प्रथम 2,50,000 नील, अगले प्रथम 2,50,000 नील, ठीक है, अगले 2,50,000 5%, अगले 5 लाख 20%, ठीक है। शेष आय पर 30%। ध्यान दीजिएगा, ये परसेंट आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं सोचते हैं कि ये परसेंट अभी ना यूज हो जाएगा। मेरे भैया लोग एकरे लिए एक कहावत कही है, बहुत कांकड़ चालक पड़े, अवधि में कहावत है। कांकड़ मतलब होता है जितना मैंने टोटल इनकम में मैंने आपको बताया, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस, प्रॉपर्टी, बहुत चैप्टर है, सब पढ़ोगे तब इसका काम लगेगा। ये भी मैं बता दूं, स्पष्टता के साथ कोचिंग पढ़ाता हूँ, इधर उधर नहीं है, ठीक है, समझ में आया भाई। ये है सामान्य नागरिक के लिए। पहले 2,50,000 सिर्फ लिखिए बस, ठीक है। अगले 5 लाख 2.5 लाख तक 5%, अगले 5 लाख तक 20%, अगले शेष आय पर 30%। ये आपका हो गया। और आपको अब बताना चाहते हैं, लिखना है वरिष्ठ नागरिक। क्या लिखना है? वरिष्ठ नागरिक। जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, परंतु 80 वर्ष से कम, उसके लिए क्या नियम लगेगा? जेके उम्र 60 साल से अधिक हो और 80 वर्ष से कम हो, उसके लिए क्या नियम लगेगा? प्रथम 3 लाख तक, अगले 5 लाख तक, पाँच % वाली सीमा हट जाती है, 20%। शेष आय पर 30%, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, इसको लिख लीजिएगा फटाफट आप, जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। जब 80 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए लिखना है, प्रथम 5 लाख तक नील, मतलब 5 लाख तक कमाएं तो नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर है अगले 5 लाख पर 20%, शेष जो बचेगा 30%। ये नियम होता है, इसको आपको
अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है, आपके मस्तिष्क में एक बात यहाँ पर जागृत होनी चाहिए। जो मैंने 30% लिख दिया, वो 30% कहाँ तक लगेगा? तो वो 30% ऑल ओवर लगेगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, अपनी कॉपी में लिखिए, अधिभार सरचार्ज। इसके लिए क्या करना है? लिखना है कुल आय, जिसकी कुल आय 50 लाख से अधिक है, एक करोड़ से कम। कुल आय जिसकी 50 लाख से अधिक हो परंतु 1 करोड़ से कम हो, उसके लिए जो अधिभार है वो 10% है। याद रखिएगा, कुल आय 50 लाख से अधिक होनी चाहिए, 1 करोड़ से कम होनी चाहिए। उसके लिए अधिभार की दर कितना है? 1 करोड़ से कम है। अब मान लीजिए कुल आय 1 करोड़ से अधिक हो। जब कुल आय 1 करोड़ से किसी व्यक्ति की अधिक हो, 2 करोड़ से कम, ठीक है, %20 लगेगा। तीसरा, कुल आय 2 करोड़ से अधिक हो, 2 करोड़ से अधिक हो, 5 करोड़ से कम, %25 अधिभार लगेगा। कुल आय 5 करोड़ से अधिक हो, कुल आय, ठीक है। चौथा नंबर, कुल आय 5 करोड़ से अधिक हो, 37% अधिभार लगेगा। क्या परसेंट? 37% अधिभार लगेगा, ठीक है। अब कुल आय इतना मैंने बता दिया, 37% तक। मतलब कि जब कोई व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा कमाएगा, 1 करोड़ से कम कमाएगा तो 10%, 1 करोड़ से अधिक कमाएगा, 2 करोड़ से कम कमाएगा तो 20%, 2 करोड़ से अधिक कमाएगा 5 करोड़ से कम कमाएगा तो 25%, कुल आय 5 करोड़ से अधिक हो 37% अधिभार लगता है, ठीक है। आपको इतना अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सीमांत राहत, ठीक है। मतलब लोगों को राहत भी जाती है। पेपर में पूछ सकता है सीमांत राहत क्या है। सीमांत राहत का मतलब होता है कि करदाता की कुल आय में वृद्धि के कारण देय कर, मतलब कि जो कर उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है उसमें कुछ कमी कर दी जाए, कि उसको कर कम देना पड़े, टैक्स कम देना पड़े, ताकि हतोत्साहित ना हो, ठीक है। तो आपको लिखना है, आपको ध्यान देना है 50 लाख से अधिक आय हो तो, मान लीजिए 50 लाख से अधिक आय हो तो, 50 लाख से जब अधिक आय होती है तब सीमांत राहत के बारे में कहा गया है। तो कहा गया है कुल आय 50 लाख से अधिक है तो कर की राशि 50 लाख रुपए से अधिक राशि पर अधिक नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से अधिक आय कमा रहा है तो
जो सीमांत राहत है, जो उसको राहत है 50 लाख से अधिक नहीं मिलेगी। इसको याद रखिएगा। 1 करोड़ से अधिक है तो 1 करोड़ से अधिक सीमांत राहत नहीं मिलेगी, 2 करोड़ से अधिक है तब भी नहीं मिलेगी। कुल मिलाकर के राहत उतनी ही मिल सकती है जितना उसकी इनकम है। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे।